जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये नया वीडियो ऑडिट का फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के साथ। तो ये वीडियो इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो गई है से ऑडिट का बिकम थर्ड ईयर 7 वीडियो अपलोड हो गई है और ये मैं आज 8वां वीडियो लेकर के आया हूं। तो बिना कुछ देरी किए आज का अपना जो पर्पस है उसकी ओर बढ़ते हुए जो शब्दों के साथ कहते हैं, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, जो रखते हैं हौसला आसमानों को छूने का, तो नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की। रखते हैं हौसला जो आसमान को छू जाने का, तो नहीं करते हैं परवाह जमीन पर गिर जाने की। इन्हीं 2 शब्दों के साथ आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो पीछे हम लोगों ने क्या सब देख लिया था ऑडिट के लिए, क्या सब देख लिया था ऑडिट में हम लोगों ने पीछे अपना ट्रिमिंग एंड लेवलिंग ये देख लिया था। तीसरे चैप्टर का ये टॉपिक था ट्रिमिंग एंड लेवलिंग। तो यहां तक अपने हो गए थे। आज का जो अपना पर्पस है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग का ये आज का क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं उद्देश्य कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उद्देश्य एक्चुअली में है कितने प्रकार के। कहते हैं 4 प्रकार के। क्या? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब प्राइमरी मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यवसायिक सामाजिक उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो ये 4 प्रकार के उद्देश्य हैं। क्या सब बोला मैंने? मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये 4 उद्देश्य हैं। तो पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। कहते हैं अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य लेखाकर्म में शुद्धता एवं कार्यकुशलता को विकसित करना है, जिससे संस्था द्वारा तैयार किए गए खाते एवं विवरण संस्था की सही स्थिति का स्पष्टीकरण करे तथा प्रबंध एवं अंशधारी व्यवसाय के प्रशासन को समुचित ढंग से व्यवस्थित कर सके। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच तथा विवरणों के सत्यापन से लेखाकर्म की शुद्धता, पूर्णता, नियमानुकूलता तथा लेखाकार की कुशलता का स्पष्टीकरण होता है। ये क्या बोला? कहता है कि आप जो भी आपने बैलेंस शीट बनाया तो बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इस उद्देश्य के कारण हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। तथा प्रबंधक एवं अंशधारी व्यवसाय के प्रशासन को जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो प्रबंधक हैं या जो मैनेजमेंट है, उस व्यवसाय को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पूर्णता, नियमानुकूलता, उस नियम के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, उससे कार्यकुशलता सही है कि नहीं है, सारा चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इन सब चीजों के लिए अपने को क्या करना होता है? ऑडिट करना होता है। दूसरे शब्दों में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि संस्था के खाते एवं विवरण विधानतः तैयार किए गए हैं। मतलब लॉ के हिसाब से, विधानतः मतलब यहाँ के एज पर लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि संस्था के खाते एवं विवरण विधानतः तैयार किए गए हैं या नहीं। अंकेक्षक के उद्देश्य के संबंध में स्पाइसर एवं पेंगलर का कथन इस प्रकार है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता या उसके कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए खातों एवं विवरणों का सत्यापन करना है। हालांकि कपटों तथा त्रुटियों को ढूंढना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसे मुख्य उद्देश्य का सहायक माना जाना चाहिए। ठीक है, तो यह है। उसके बाद अलग अलग से जो टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक पे आता हूं मैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता है व्यवसायिक परिवर्तनों के साथ साथ अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य में भी परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब व्यवसाय के जैसे ही परिवर्तन होते, पहले क्या था? अपना एकल व्यवसाय था, फिर पार्टनरशिप में आए, फिर कंपनी आया। तो ये सब जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया उसी तरह ऑडिट का भी इसमें उसके सारे प्रोसीजर में क्या हो गया, उसके मुख्य उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, उसके बदलते चले जाएंगे। जब व्यवसाय छोटे पैमाने पर किए जाते थे, व्यापारिक क्रियाएं जटिल नहीं थी, लेन देन की मात्रा कम थी, लेन देन प्रायः नगद हुआ करते थे, तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य मात्र नगद लेन देनों की सत्यता का परीक्षण करना होता था। समय में परिवर्तन के साथ साथ लेखा पुस्तकों की संख्या बढ़ी, उधार क्रय विक्रय का क्षेत्र व्यापक हुआ तथा लेन देनों के स्वभाव परिवर्तित हुए। वर्तमान में अंकेक्षण का उद्देश्य अशुद्धियों एवं कपटों का पता लगाना तथा सामाजिक हितों की रक्षा करना भी हो गया है।
उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य लेखा पुस्तकों की जांच कर यह पता लगाना है कि जो सूचनाएं उसे प्रदान की गई है वे शुद्ध एवं सत्य हैं, साथ ही संस्था के लाभ हानि विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा में दिखाई गई है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सत्य एवं वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करती है। अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य की दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्या सब लेखा पुस्तकों की जांच करना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य में पहला क्या है, लेखा पुस्तकों की जांच करना। आप जो भी बैलेंस शीट या जो भी आपने बना रखा है उसको क्या करना, आपको जांच करनी चाहिए कि क्या जो अपने बिल के हिसाब से सारा कुछ एंट्री हुए हैं या नहीं हुए, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रखा, कोई ऐसा बिल तो नहीं, किसी ऐसे एम्प्लॉय का मैंने पेमेंट तो नहीं दिखा रखा हूं जो एक्चुअल में बिजनेस में काम ही नहीं कर रहा। तो ये सब चीज जांच करना इनका उद्देश्य होता है। तो पढ़ते हैं, कहते हैं अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करना है, जहां जांच का तात्पर्य लेखा का प्रमाणकों से मिलान करना, मतलब वोचर जो भी आप बिल लेकर आते हैं उसके आधार पर आपने एंट्री करी है कि नहीं। कहते हैं प्रमाणकों के साथ मिलान करना जिसके आधार पर लेखे किए जाते हैं। प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक होता है। सामान्यतः प्रमाणक लिखित प्रपत्र होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रमाणक के लिए लेखे का भी होना। तो कहां पे थे हम लोग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कहते व्यवसायिक परिवर्तनों के साथ साथ अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य में परिवर्तन होता जा रहा है। जब व्यवसाय छोटे पैमाने पर किए जाते थे, व्यापारिक क्रियाएं जटिल नहीं थी, लेन देनों की मात्रा कम थी, लेन देन प्राय नगद हुआ करते थे, तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य मात्र नगद लेन देनों की सत्यता का ही परीक्षण करना था। मतलब क्योंकि ट्रांजेक्शन ही ज्यादा नहीं थे, व्यापार छोटे छोटे लेवल के थे, ट्रांजेक्शन कम होते थे, तो उस समय क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होता था उस कैश ट्रांजेक्शन को आप क्या करो, उसको चेक कर लो। समय के साथ साथ परिवर्तन होता चला गया। उसके बाद लेखा पुस्तकों की जांच पे आ जाओ आप। तो लेखा पुस्तकों की जांच पे जब हम आते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप जो वोचर जो है ना, वोचर से आप क्या करो, जो एक्चुअल में आप एंट्री करो उससे मैच करना कि वो सही है कि नहीं है। कहता है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करना है, जहां जांच का तात्पर्य लेखा का प्रमाणकों के से मिलान करना जिनके आधार पर लेखे किए गए हैं। प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक होता है। समानतः प्रमाणक लिखित प्रपत्र होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रमाणक के लिए लेखे का भी होना आवश्यक है। मतलब कोई भी चीज छूट जानी नहीं चाहिए, चाहे प्रमाणक भी होना चाहिए और लेखा भी होना चाहिए। अंकेक्षक यह भी देखता है कि प्रमाणक सत्य है या नहीं। इस प्रकार लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे उसकी सत्यता की जानकारी हो सके। उसके बाद वार्षिक विवरणों का सत्यापन। कहते वार्षिक विवरणों का अर्थ संस्था के लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा से है। वार्षिक विवरण मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस संबंध में अंकेक्षक यह पता लगाता है कि लाभ हानि विवरण द्वारा प्रदर्शित लाभ व हानि वास्तविक है या नहीं। साथ ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। लाभ का कम दिखाया जाना, संपत्ति का दायित्वों का अधिमूल्यन व अवमूल्यन, काल्पनिक खातों का वार्षिक विवरणों का अर्थ संस्था के लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा से है। इस संबंध में अंकेक्षक यह पता लगाता है कि लाभ हानि विवरण द्वारा प्रदर्शित लाभ व हानि वास्तविक है या नहीं। साथ ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। लाभ का कम दिखाया जाना, संपत्ति या दायित्वों का अधिमूल्यन व अवमूल्यन मतलब अधिक दिखाया जाना या फिर कभी कम दिखाया जाना, वह काल्पनिक खातों का निर्माण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को वास्तविकता से दूर कर देते हैं। अतः अंकेक्षक को यह स्पष्ट करना होता है कि संस्था के विवरण पत्र संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं, तथा यह अधिनियम में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया, मतलब जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में तैयार किया गया है या कि नहीं। कोई एसेट है तो उस एसेट को आप ज्यादा तो नहीं दिखा रहे हो, कोई एसेट ऐसा है जिसको आप कम तो नहीं दिखा रहे हो। तो ये सब सारा चीज किसको करना पड़ता है, एक ऑडिटर को करना पड़ता है। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। एक अंकेक्षक को अपने को संतुष्ट करने के लिए संस्था की लेखा पुस्तकें संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित करती है या नहीं निम्नलिखित इसमें के लिए आपको क्या जांच करना पड़ेगा। कहता है उसे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी पड़ेगी, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को उसको जांच करना पड़ता है। उसे लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करनी चाहिए, उसे लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करनी चाहिए। उसे लेन देनों की प्रमाणिकता एवं वैधता की जांच मूल प्रमाणों से करनी चाहिए। एक मिनट भाई मुझे देना आप, एक मिनट बस। ठीक है,
स्थिति को वास्तविकता से दूर कर देते हैं। अतः अंकेक्षक को यह स्पष्ट करना होता है कि संस्था के विवरण पत्र संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं तथा अधिनियम ये वाला हो गया है। इससे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का जांच करना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संस्था में है, अगर है तो इफेक्टिव है या नहीं, तो ये सब जांच करनी चाहिए का विषय वस्तु है। उसे लेखा पुस्तक की गणितीय शुद्धता की जांच करनी चाहिए। मतलब क्या ट्रायल बैलेंस गणितीय शुद्धता का कैसे पता लगाया जा सकता है? जब ट्रायल बैलेंस आपका दोनों ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड डेबिट साइड जो भी है आपका मैच कर गया, तब आप क्या बोलोगे कि आप हमारी मतलब जो भी आपने बनाए हो वो शुद्ध है, गणितीय शुद्धता। उसके अलावा और गलतियां हो सकती है उसमें। उसके बाद उसे लेन देन की प्रामाणिकता एवं वैधता की जांच मूल प्रमाणों से करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि पूंजीगत मदों एवं आयगत मदों के बीच सही अंतर स्पष्ट किया गया है या नहीं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आइटम कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम के बीच अलग अलग सारा कुछ करा गया है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि आर्थिक चिट्ठा में प्रस्तुत संपत्तियां सही मूल्य पर मूल्यांकित की गई है या नहीं, साथ ही व्यवसाय की संपत्तियों व्यवसाय में विद्यमान है या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि संस्था के लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा वैधानिकता तैयार किए गए हैं या नहीं। तो ये सब चीज क्या करना पड़ेगा, एक अंकेक्षक को देखना पड़ेगा। उसके बाद मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या आते हैं सहायक उद्देश्य में। कहता है सहायक उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला अशुद्धियों का खोज। उसके बाद सबसे पहले अशुद्धि को पता करो, खोजो उसको क्या है अशुद्धियां। उसके बाद उस पर रोक लगाना, सबसे पहले पता करेंगे, उसके बाद रोक लगाएंगे। उसके बाद छल कपट का खोज, उसके बाद छल कपट का रोक। तो क्या बोला, सबसे पहले अशुद्धि का खोज, फिर अशुद्धियों पर रोक, छल कपट की खोज और छल कपट की रोक। प्रबंधकों को सलाह देना, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना, अधिनियम के आदेश की पूर्ति और सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना और स्वस्थ वातावरण का सृजन करना। ये सब क्या हो गया, सहायक उद्देश्य हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं, कहते हैं अशुद्धियों की खोज। कहते हैं लेखा पुस्तकों की सत्यता जानने के लिए पुस्तकों में हुई अशुद्धियों का ढूंढना आवश्यक है। हालांकि गलतियों का ढूंढना अंकेक्षक का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, गलती ढूंढना नहीं है, किंतु पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए बरतना अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। अंकेक्षक का कार्य करते समय उसे शंकालु दिमाग से काम नहीं करना चाहिए। उसके मैंने पहले ये नहीं होना चाहिए कि यार जा रहा हूं काम करने के लिए तो गलत कुछ होगा ही। उसको एक प्री डिटरमाइंड ऐसा मान करके चलना चाहिए कि सारा कुछ सही होगा, और उसके बाद वहां जाकर के जांच करनी चाहिए। उसको फिर गलती होता है तो फिर उसको और डीप में जाकर के चेक करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। ढूंढना अंकेक्षक का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, किंतु पर्याप्त सतर्कता बरतना अंकेक्षक का कर्तव्य है। अंकेक्षण का कार्य करते समय उसे संकालु दिमाग से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह पूरी सावधानी बरते ही नहीं। विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों की जांच उसे बुद्धिमत्ता के साथ करनी चाहिए। उसके बाद अशुद्धियों पर रोक। जब एक बार पता चल जाए अशुद्धियां की ये अशुद्धियां हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यह अंकेक्षक का कार्य खाता पुस्तकों की अशुद्धियों को ढूंढना, संस्था के स्वामी को बता देना होता है। भविष्य में इन अशुद्धियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर आप एक बार जो अशुद्धियों को पता चल गया, उस अशुद्धियों को आप क्या करो, मालिक को बता दो, जो काम कर रहा है मैनेजमेंट को बताओ कि ये आप गलती कर रहे हो। तो अगर वो एक बार पता चल जाए फिर उसको बता दो आप, तो उससे यह क्या होगा कि बाद में फिर से वो गलतियां मैनेजमेंट नहीं करेगी। भविष्य में गलतियां नहीं हो, इसके लिए संस्था के प्रबंधक और स्वामी को ही कारगर कदम उठाने होंगे। हाँ, इस संबंध में अंकेक्षक के बहुमूल्य सुझाव अवश्य लिए जा सकते हैं कि आप हमें क्या करना। अंकेक्षक ऑडिटर साहब से ये वो सुझाव लेगा, कौन, मैनेजमेंट लेगा कि इसके हटाने के लिए या इसको कम करने के मेरे को क्या करनी है। ये चीज सुझाव दिए जा सकते हैं। अंकेक्षक के सुझाव को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना प्रबंधकों और स्वामी का काम होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ बताएंगे, काम करेगा कौन, स्वामी करेगा या फिर मैनेजमेंट करेगा उसको। इस संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अशुद्धियां की रोक स्वरूप प्रदान करना प्रबंधकों और स्वामी का काम होता है। हाँ, इस संबंध में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था अशुद्धियों की रोक का सर्वोत्तम तरीका है। खातों के आंतरिक रोक मतलब आंतरिक नियंत्रण मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। खातों के नियमित अंकेक्षण से भी अशुद्धियों पर रोक लगती है। अंकेक्षण से कर्मचारियों पर नैतिक दबाव या प्रभाव पड़ता है, जिससे वे गलतियां करने की हिम्मत नहीं करते। कर्मचारी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि वे गलती करते हैं तो अंकेक्षक उन्हें ढूंढ ही निकालेगा। तो ये सब उनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर बनना मतलब रहेगा हर समय कि अगर हम कुछ गलतियां करेंगे तो क्या होगा, वो ढूंढा जा सकता है और फिर बाद में मेरे को प्रेशराइज किया जा सकता है या दंड का भागी बनाया जा सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय है वो काम गलत तरीके से नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तो छल कपट की खोज। जैसे आपने अशुद्धियों की खोज करा, उसी तरह छल कपट की भी खोज करेंगे। उसके बाद छल कपट पर रोक। तो ये दो टॉपिक मैं आप छोड़ता हूं आप लोगों के लिए,
आप इस चीजों को पढ़ना एक बार। प्रबंधकों को सलाह देना, उसके बाद 5वीं पॉइंट पे आता हूं, प्रबंधकों को सलाह देना। कहते लेखा पुस्तकों के परीक्षण के दौरान अंकेक्षण के समक्ष अनेक प्रकार की कमियां व त्रुटियां आती है, अतः अंकेक्षण का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन कमियों व त्रुटियों के संबंध में संस्था के प्रबंधकों को अपनी सलाह दे। हालांकि सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, उसका काम नहीं है सलाह देना, बट अगर सलाह मांगी जाती है तो वो सलाह दे सकता है, सलाह दे। हालांकि सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, फिर भी व्यवहारिक तौर पर यह परंपरा बनी हुई है कि अंकेक्षक कमियों के संबंध में प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करता है और उचित सलाह देता है। ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। अंकेक्षक के कार्य से कर्मचारियों के मन में यह भय उत्पन्न होता है कि उसकी गलतियां अंकेक्षक के द्वारा पकड़ी जाएगी और उसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे कर्मचारियों में नैतिकता का उत्थान होता है और वे समय समय पर ईमानदारी से अपने कार्य का संपादन करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जो भी गलतियां करेंगे तो उसको पकड़ में आ जाएगा, फिर उसको मतलब डिमोटिवेट करा जाएगा, आदमी सब गलत निगाहों से उसको देखेंगे, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो कुछ गलत करेगा ही नहीं, ऐसी उसकी उसमें भावना मतलब इंटरनल आ जाती है। प्रारंभ कर देते हैं। इसका प्रभाव गलतियों का कम होना होता है और यदि होती गलतियां अगर करता भी है तो वो पकड़ी जाती है। उसके बाद अधिनियम के आदेश की पूर्ति करता अंकेक्षक के दौरान अंकेक्षक को यह देखना होता है कि संस्था के खाते पुस्तक व विवरण वैधानिक तौर पर तरीके से आधार पर बनाए गए हैं या नहीं। उदाहरण के लिए कंपनी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण वैधानिकता अनिवार्य होता है तथा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि संस्था के लिए लाभ हानि विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा विधान के प्रावधानों के आधार पर मतलब जो भी बैलेंस शीट बना है या पीआर अकाउंट बना है वो जो है एक प्रॉपर लॉ के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है, तो ये सब सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर साहब को देखना पड़ेगा। उसके बाद सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। कहते हैं वैधानिक तो एकांकी व्यापार तथा साझेदारी संस्थाओं का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, फिर भी ये संस्थाएं अपनी खाता पुस्तकों का अंकेक्षण करवाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि आयकर व बिक्री कर अधिकारी संस्था की खाता पुस्तकों व प्रदत्त सूचना में विश्वास करें और आयकर व बिक्री कर की गणना में कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करे। ठीक है। मतलब सरकारी अधिकारी संतुष्ट कैसे होंगे, सरकार को क्या चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए, तो जो भी वो जो ऑडिट करने जाओगे तो सरकार के मतलब जो भी उनके अधिकारी वो संतुष्ट कैसे होंगे, उनको उस हिसाब से जो भी आप गलत करोगे तो वो आपको रोक देगा कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उनका टैक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो चीज अगर आप गलत करोगे तो उनका टैक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका टैक्स हो सकता है आप चोरी कर रहे हो, तो ये सब चीज उनको देखना पड़ता है सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारी के साथ भी सामंजस्य बनाया जा सके। उसके बाद स्वस्थ वातावरण का सृजन। कहते अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था में स्वस्थ वातावरण का सृजन करना भी होता है। जब कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हो कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच अंकेक्षण द्वारा की जाएगी तो वे अपने कार्यों के प्रति सतर्क हो जाते हैं, जिससे अशुद्धियां एवं कपट की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण का परिचायक है। अतः अंकेक्षण के कार्य से संस्था में स्वस्थ वातावरण का सृजन होता है। उसके बाद आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? पहला कहते हैं विनियोजकों की सुरक्षा करना, जो भी इन्वेस्टर हैं उसकी सुरक्षा करना, कर की चोरी से सुरक्षा करना, पूंजी के संरक्षण में सुरक्षा, विनियोजकों के साथ न्याय होना चाहिए, जो भी विनियोजक मतलब इन्वेस्टर हैं उसके साथ न्याय होने चाहिए, श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप होनी चाहिए, उपभोक्ता के लिए समुचित मूल्य होना चाहिए और सामाजिक लागत एवं लाभ का मूल्यांकन होना चाहिए। 6-7 पॉइंट क्या है सामाजिक दृष्टिकोण से है, तो पढ़ते हैं। पहले कहते हैं विनियोजकों की सुरक्षा। कहते हैं हालांकि विनियोजक कौन होते हैं? जो पैसे लगाते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो जिस कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो वो कंपनी का ऑडिटर करता होगा, तो आप उस हिसाब से सोचो कि वो विनियोजक जो भी पैसे लगाए हैं तो उसका लिए भी वो काम करता है कि आप उसके साथ कंपनी फ्रॉड न कर ले, अपना कुछ कम करके टैक्स कम करके प्रॉफिट कम दिखा देगा और विनियोजक को देगा ही नहीं, तो ये चीज एक गलत बात होती जाती है। कहते हैं हालांकि विनियोजकों को अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी यदि चौकसी नहीं बरती जाए तो विनियोजक सुरक्षित नहीं हो सकते। यहाँ विनियोजक की सुरक्षा का तात्पर्य उसकी पूंजी की सुरक्षा से है। यही कारण है कि विनियोजकों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने अपने हाथों में कुछ अधिकारों को ले रखा है।
ताकि संदेह की स्थिति में वो अपनी कंपनी के खाते पुस्तकों की विशेष जांच करा सके। लाभ को बढ़ाकर दिखाना, ऊंची दर से लाभांश का भुगतान करना जबकि वास्तविक लाभ कम हुआ हो। लाभांश ज्यादा दिखाएगा जबकि वास्तविक लाभ कम हुआ हो। काल्पनिक संपत्तियों के खाते खोलकर दायित्व को अधिक दिखाना। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कोई भी विनियोजक भ्रम में पड़ सकता है। इन सारी बातों की जानकारी सरकार को अवश्य मिलनी चाहिए जिससे यह विनियोजकों के हितों की रक्षा कर सके। ऋण पूंजी को अंश पूंजी में परिवर्तित करना, ऋण पूंजी को अंश पूंजी में परिवर्तित करना मतलब डिबेंचर को शेयर में ले आना। कंपनी के समापन के ठीक पूर्व बोनस अंशों का निर्गमन करना, ठीक है, आदि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो विनियोजकों का गला घोटने के बराबर है। अतः इनकी सूचना सरकार को अवश्य मिलनी चाहिए जिससे क्या करेगा सरकार, इन चीजों पर रोक लगाम लगाएगा और अल्टीमेटली विनियोजक जो भी इन्वेस्टर हैं उसको क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। उसके बाद कर की चोरी से सुरक्षा, कहता है सरकारी आय के स्रोतों में से कर एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कंपनियों की शुद्ध आय पर विनियोजकों को प्राप्त लाभ पर आय पर कर, बिक्री पर कर, उत्पादन पर कर के रूप में प्राप्त किया जाता है। अंकेक्षण के माध्यम से सरकार को संस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती रहती है जिससे वे कर की चोरी में सफल नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में अंकेक्षक कर की चोरी का पक्का दुश्मन होता है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि संस्थाओं द्वारा दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक दिखाया जाना मतलब दिखाने के लिए, जिसके लिए कंपनी का उच्च दंतीकरण का बनावटी स्वरूप बनाया गया है जिससे उसके उन्हें कर की बचत हो सके। दुखी उच्च दंतीकरण में ऋण पत्र, यह सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप क्या करोगे, खर्च ज्यादा दिखाओगे। कर की चोरी कैसे करोगे, आप खर्च ज्यादा दिखाओगे, खर्च ज्यादा दिखाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स के रूप में अमाउंट कम देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि अपने खर्चे को ना ज्यादा दिखा करके आप क्या करो, दिखाओ जिससे आपको प्रॉफिट कम हो जाए और आप क्या करो, सरकार को टैक्स के रूप में कम दो। बट ऑडिटर साहब ऐसा नहीं होने देते क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी मतलब अगर ऐसा कुछ क्लेम आ जाए तो उसको भी उनको भी जवाब देना पड़ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कुछ अगर गलत करेंगे तो ये सब चीज इसलिए होता है कि कर की चोरी ना हो। उसके बाद अगला है पूंजी के क्षरण से सुरक्षा। कहते पूंजी का तात्पर्य पूंजी को लाभ के रूप में बांटने से है। हम पूंजी के क्षरण की कैंसर की बीमारी से तुलना कर सकते हैं जो कंपनी की मौत को अत्यंत निकट कर देती है। पूंजी का क्षरण संपत्तियों पर कम ह्रास दिखाने, स्टॉक का अधिक मूल्य पर मूल्यांकन करने से होता है। चूंकि कम ह्रास चार्ज करने तथा स्टॉक का अधिक मूल्यांकन करने से लाभ की मात्रा बढ़ जाती है और लाभांश के रूप में अंशधारियों और ऋण पात्रों के बीच बढ़ जाता है। पूंजी क्षरण से वर्तमान में तो अंशधारियों और विनियोजकों को लाभ अवश्य प्रतीत होता है किंतु यह उनके आगे चलकर घातक सिद्ध हो सकता है। मतलब अगर स्टॉक ज्यादा बढ़ाकर देखोगे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, फिर आप क्या करो, प्रॉफिट को आप दे दोगे, मतलब अंशधारी शेयर होल्डर सबको दे दोगे आप, तो अगर प्रॉफिट दे दोगे लेकिन बाद में जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो धीरे धीरे आएगी ही। तो ये चीज हो है क्या करेगा, पूंजी का क्षरण एक कंपनी को क्या करता है, एक बंद होने की कगार पर लेकर आकर के खड़ा कर देता है। तो विनियोजकों के साथ न्याय, कहते हैं विनियोजकों को न्याय तभी दिया जा सकता है जब कंपनी की लाभार्जन क्षमता हो तथा शोधन क्षमता उचित बनी रहे। विनियोजकों द्वारा लगाई गई पूंजी पर उतना लाभांश अवश्य मिलना चाहिए जितना कि दूसरी कंपनियों द्वारा दिया जा रहा हो, किंतु शोधन क्षमता को खतरे में डालकर दूसरी कंपनियों के बराबर लाभांश देने की नीति उपयुक्त नहीं हो सकती। लाभांश की दर पूंजीकरण पर निर्भर करती है। यदि कंपनी की अति पूंजीकरण की स्थिति है तो लाभांश की दर स्वाभाविकतः कम होगी। इसी प्रकार यदि अल्प पूंजीकरण की स्थिति है तो लाभांश की दर ऊंची होगी। तो ये सब बातें। श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी की माप, श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब जो भी एक पे स्केल है उस पे स्केल से आप कम दो, तो इसके लिए भी वो जांच करता है कौन, ऑडिटर साहब। उपभोक्ता के लिए समुचित मूल्य, उपभोक्ता के लिए भी ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। एमआरपी, आपको जो पैकेट कोई भी सामान खरीदते हो वहां पे लिखा होता है ना एमआरपी, तो एमआरपी से ज्यादा आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर लेता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। तो उपभोक्ता के लिए समुचित मूल्य, कहता है समुचित शब्द एक विवादास्पद शब्द है, यह बहुत हद तक वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसा देखा जाता है कि जो एक वातावरण में समुचित है वही दूसरे वातावरण में अनुचित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर बड़ी मात्रा में ग्राहकों को छूट दी जाती है। यह ग्राहकों का शोषण है। सामाजिक उद्देश्य का यह पहलू ग्राहकों को मदद करता है, अर्थात सामाजिक संकेक्षण के माध्यम से उपभोक्ता को समुचित मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद सामाजिक लागत एवं लाभ का मूल्यांकन, कहता है यह समाज कल्याण के मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है जो कि व्यवसाय द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान किए जाते हैं। उत्पाद रेखा, उत्पाद मूल्यांकन, रूपांकन आदि सामाजिक अंकेक्षण के सामाजिक लागत एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हो गई। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है,
अच्छा, कुछ अंकेक्षण विशिष्ट उद्देश्य से कराए जाते हैं। सामान्य तौर पर अंकेक्षण समस्त खाता पुस्तकों का होता है, जबकि विशिष्ट अंकेक्षण से खाता पुस्तकों के उद्देश्य का भाग ही विशिष्ट अंकेक्षण से में खाता पुस्तकों के विशेष भाग का ही अंकेक्षण होता है। मतलब कुछ विशेष भाग का अंकेक्षण होता है, सारा का सारा ऑडिट हम नहीं करते वहां पे। उदाहरणतः लागत लेख एक अंकेक्षण, इस अंकेक्षण का उदाहरण है। ऐसे अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था की प्रबंधकीय क्षमता का पता लगाना होता है। इसी प्रकार कार्यान्वयन अंकेक्षण, ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य संस्था की नीति व प्राप्त लक्ष्य का विश्लेषण करना होता है। वर्तमान में पूर्वानुमान अंकेक्षण प्रचलन में है, जिसका उद्देश्य संस्था द्वारा किए गए अनुमानों का विश्लेषण करना होता है। वर्तमान में व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा वार्षिक अंकेक्षण के अलावा उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण भी कराए जाते हैं। तो ये सब हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद अंकेक्षण के कार्य, मैं इस अंकेक्षण के कार्य और एक दूसरा टॉपिक है अंकेक्षण के लाभ। तो ये चीज मैं थोड़ा आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, मैं एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। कहते अंकेक्षण के कार्य क्या है। कहते अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण की शुद्ध पद्धति की जांच करता है। मतलब आपके बिजनेस में आप जो भी काम कर रहे हो उसका उसमें क्या इंटरनल कंट्रोल है, क्या एक ही चीज सारा एक व्यक्ति सारा काम एक ही व्यक्ति करता है या फिर बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। तो ये इंटरनल कंट्रोल की निशानी हो जाती है कि एक काम आप सारा, अगर मान के चलो पैसा किसी के पास आ रहा है, वही पैसा पेमेंट कर रहा है, तो बीच में तो कुछ कम काम कर सकता है ना, गोपाला घटला कर सकता है। तो ऐसा करो कि आप एक आदमी के पास तो पेमेंट आ रहा है तो एक आदमी के पास पेमेंट से जाना चाहिए। मतलब इस बीच में आप गैप बनाओ, थोड़ा सा प्रोसेस मतलब लो इसमें। वही बोलता है इंटरनल कंट्रोल आपके संस्था में है कि नहीं, उसकी जांच करना। दूसरा है सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण करना। सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली का परीक्षण करना, जो भी आपके पास वहां पे सिस्टम या प्रोसीजर जो भी है, उस प्रोसीजर को देखना कि क्या वो प्रोसीजर सही से है तो ठीक है, अगर है और उसके बाद वो सही से काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज उनको देखना होता है। उसके बाद लेखा पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना। ये भी जांच करनी होती है कि लेखा पुस्तक जो भी आपने बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो सही आप बनाए हैं कि नहीं, अंकगणितीय रूप से सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखोगे बैलेंस शीट मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि अंकगणितीय रूप से शुद्ध है, बाद बाकी और गलतियां उसमें हो सकती है। उसके बाद लेखा पुस्तकों का सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना, तो ट्रू एंड फेयर व्यू ये भी उनको देखना होता है। उसके बाद गहन जांच करना, इन्वेस्टिंग प्रॉपर्ली, कहता जो भी आपके पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट से आप गहन जांच करो उसको, कुछ गलतियां हैं तो आप उसको लेकर के आओ सामने। कहता है लेन देन की विश्वसनीयता व वैधता की जांच करना। कोई भी आप ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन को देखो कि यह सच में हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि हम परचेज करें 5,000 का, वो 10,000 का बिल बन के आ गया, ठीक है। तो ये भी चीज गलतियां हो सकती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी भी देखना पड़ेगा, उसकी विश्वसनीयता जांचनी पड़ेगी, क्या वो बिल सही में है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी पे के पास जाकर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भी पता करनी पड़ेगी। मान के चलो मैं सामान खरीदा तो मेरा जो क्रेडिटर होगा जिससे मैं सामान खरीदा वो बंदा, उससे भी जाकर के आपको पूछना पड़ेगा कि यार सही में ये ऐसा हुआ है। तो ये सब चीज है। उसके बाद आएगा व्यय एवं पंजीगत व्यय में अंतर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट के पीएल अकाउंट के पार्ट होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। तो ये सब चीज में दोनों को डिफरेंस करना। उसके बाद खाते में विवरणों को जांच करना, जो भी अकाउंट्स है उसको जांच करना। संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, तो ये भी होता है। और वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में प्रतिवेदन। और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, अंकेक्षण का कार्य। सारा कुछ जांच पड़ताल सारा कुछ करने के बाद वो लास्ट में क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है। कहता अंत में लेखा पुस्तक की जांच करने के उपरांत उपयुक्त अधिकारी को यह रिपोर्ट करना कि संस्था के लाभ हानि विवरण व अन्य विवरण इसकी सच्चा एवं उचित प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व है, ये अंकेक्षण के कार्य था अभी जो पढ़ाया मैंने। उसके बाद क्या है, अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व। तो इसमें है दिया हुआ किसको किसको क्या सब लाभ होएगा, इसको आप एक बार देखना। एक है सामान्य लाभ, उसके बाद व्यापारी, एक एकांकी व्यापारी को क्या लाभ होगा, एक साझेदारी फर्म को क्या लाभ होगा, कंपनी को क्या लाभ होगा, प्रन्यास एवं यानी ट्रस्ट और एक सरकारी सहकारी संस्था जो है उसको क्या लाभ होगा, और राष्ट्र को मतलब एक देश को क्या लाभ होगा, और दूसरे पक्षों को क्या लाभ होगा। ये सारा टॉपिक अलग अलग दिया हुआ है, इसको पढ़ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप मेरे से बताना। उसके बाद क्या अंकेक्षण की सीमाएं, किसमें की सीमाएं क्या है, तो ये सब चीज। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं, बट
इस चैप्टर को मैं हो सकता मेरे तरफ से मैं इंड मानता हूँ। आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।